हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो क्लास के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम देना है और सिलेक्शन लेना है, मैं सरिता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स बडी पे। तो सेशन को शुरू करते हैं और आज कोशिका विभाजन की लास्ट क्लास होने वाली है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन, आइए देखते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं म्यूसिस सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? म्यूसिस सेल डिवीजन। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम? अर्धसूत्री विभाजन। तो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, ये जनन कोशिका में होता है। किस में होता है? जनन कोशिका में होता है। ये तीसरे नंबर का विभाजन पढ़ रहे हैं। कितने नंबर का है? तो ये हमारा तीसरे नंबर का है। अगला पॉइंट ये है, ये जनन कोशिका के अलावा और कहीं ये विभाजन नहीं होता है। जनन कोशिका के अलावा और कहीं विभाजन नहीं होता है। तो देख लेते हैं इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज विज़मैन ने की है। किसने की है? विज़मैन ने की है। ये आपको पता होगा। अब देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कौन सी सेल डिवीजन के समय कौन सी कोशिका का निर्माण होता है। तो देख लेते हैं हम। अ, कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कौन सी कोशिका का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं। तो आंसर क्या आएगा आपका? शुक्राणु एवं अंडाणु। कौन सी कोशिका है? तो ये शुक्राणु और अंडाणु। तो शुक्राणु एक अंडाणु को हम हिंदी में कहते, कभी कभी डब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डब भी बोलते हैं। अंडाणु को हम डब भी और ओम भी बोलते हैं, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ओम। और यहाँ बोलेंगे हम स्पर्म। जो ध्यान रखिएगा, ये स्पर्म अ, जो डिवीजन होता है कौन सा होता है? तो जो ये होगा डिवीजन मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन से कौन सी सेल का फॉर्मेशन होगा। तो कभी पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, मियोसिस सेल डिवीजन जिसका फॉर्मेशन होता है वो कौन सी कोशिकाएं हैं? तो वो है शुक्राणु और अंडाणु। क्या है? शुक्राणु और अंडाणु। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट ये है, इस विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। इस विभाजन में गुणसूत्र की संख्या कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ। क्योंकि शरीर में जो शुक्राणु एवं अंडाणु होता है, इसके अंदर गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। कितनी होती है? 23। अगला पॉइंट है, तो देख लेते हैं। 23 जोड़ी नहीं होती है यहाँ। ये पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ सिर्फ 23 होती है। अगला पॉइंट है, मानव शरीर के अंदर गुणसूत्र की संख्या 23 पेयर या 46 होती है। मानव शरीर के अंदर गुणसूत्र की संख्या या 46 होती है या 23 पेयर होती है। कितनी होती है? 23 पेयर होती है। अगला प्रश्न ये आ सकता है कि मानव शरीर की कौन सी कोशिका में गुणसूत्र की संख्या सिर्फ 23 होती है। तो इन दोनों प्रश्न में अंतर ये है, यहाँ पर आंसर होगा शुक्राणु में 23 क्रोमोसोम होंगे, और अगर बात की जाए अंडाणु या ओवम की, इसके अंदर भी कितने होते हैं? तो इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं। सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं। अब बात करते हैं हम। अगला पॉइंट है, अर्धसूत्री विभाजन द्विगुणित सेल में होता है। किसमें होता है? द्विगुणित सेल में होता है अर्धसूत्री विभाजन।
अब देखिए द्विगुणित का मतलब होता है, तो देखें जैसे 23 गुणा 2, जैसे 23 × 2, मतलब 23 × 2, या बोले ये तो दो के गुणे में है कि नहीं, है ना। तो ऐसी कोशिका में असूत्री विभाजन होगा, तो ये हमारी द्विगुणित से ही होगी। मतलब जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 या 23 पेयर या 23 जोड़ी कह सकते हैं। 23 पेयर या 23 जोड़ी हम कह सकते हैं। यहाँ पर पेयर से आएगी, तो और पेयर से आने के बाद कैसी रहेगी, तो ये 23 ही रहेगी। तो ये कोशिका क्या कहलाती है, तो ये कोशिका द्विगुणित कहलाती है। अगर बात करें कि ये असूत्री विभाजन में एक से कितनी कोशिकाएं बनती हैं, तो हमेशा ध्यान रखना सेल में 4 कोशिकाएं बनेगी। कितनी बनेगी, एक सेल में कितनी, 4 कोशिकाएं बनेगी। जो यहाँ कोशिकाएं बनेगी, तो यहाँ पर देख लो जो दो शेल बनेगी, जो ये 2 शेल बनेगी, इससे भी 2 बनेगी, और दोनों के अंदर क्रोमोसोम कितना रहेगा, तो दोनों के अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहेगी, तो देख लेते हैं 23 ही रहेगी। यहाँ भी 23 ही रहेगी। कितनी रहेगी, 23 ही रहेगी। अर्धसूत्री विभाजन के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं। पहला देख लेते हैं हम, अर्धसूत्री विभाजन में एक से कितनी, तो 4 सेल्स बनती हैं, 4 कोशिका का निर्माण होता है। तो अब हम देख लेते हैं पहले अर्धसूत्री विभाजन के कितने प्रकार होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के कितने प्रकार होते हैं, तो आइए देख लेते हैं हम। पहला हमारा हो जाएगा, हो जाएगा हेट्रोटाइप हेट्रोटाइपिस हेट्रोटाइपिस हो जाएगा। और दूसरा हमारा हो जाएगा होमोटाइपिस। क्या हो जाएगा, होमोटाइपिस। इसी का एक नाम है मियोसिस फर्स्ट। और दूसरा हमारा हो जाएगा, हिंदी में इसे कहते हैं हास विभाजन, हिंदी में कहते हैं इसे हास विभाजन। और सेकंड हमारा हो जाएगा मियोसिस सेकंड। तो सेकंड हम हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, समरूपी विभाजन। क्या बोलते हैं, समरूपी विभाजन। समरूपी विभाजन, इस विभाजन में क्या होता है, तो यहाँ पर एक शेल में कितनी शेल बन जाती हैं, एक सेल में कितनी सेल बन जाती हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर एक सेल में कितनी, तो यहाँ पर एक, इसके अंदर भी हम गुणसूत्र कितने देखते हैं, तो 46 क्रोमोसोम थे। यहाँ पर कितने आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे आ जाते हैं, इसमें 46 से यहाँ पर हमारे आ जाएंगे 23, और यहाँ पर भी हमारे आ जाएंगे 23, 23 ही हो जाते हैं। इसी विभाजन को हम सेकंड पार्ट देखते हैं, इसी विभाजन का हम सेकंड पार्ट देखते हैं, जो समरूपी विभाजन है उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये दोनों शेल पार्टिसिपेट करती हैं, ये जो हैं दोनों शेल पार्टिसिपेट करती हैं। जब एक सेल से 2 बनती हैं, तो यहाँ पर भी एक सेल से 2 बनती हैं, यहाँ पर भी एक सेल से, यहाँ पर जब एक सेल से 2 बनती हैं, तो यहाँ पर भी एक सेल से 2 सेल बन जाती हैं। तो यहाँ पर क्रोमोसोम कितने होते हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या 23 ही होती है। यहाँ पर भी 23, और यहाँ पर भी 23 ही होती है। इसे कहते हैं हास विभाजन, इसे हम बोलते हैं हास विभाजन, और इसे हम कहते हैं समरूपी विभाजन। यहाँ तक समझ में, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे देखते हैं, हम बात करते हैं अब हम
मियोसिस फर्स्ट मतलब हास विभाजन को हम विद डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो इसके पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा सबसे लंबी अवस्था विभाजन की। इसका आंसर हमारा हो जाएगा, प्रोफेज फर्स्ट। क्या हो जाएगा? प्रोफेज फर्स्ट। अगला पॉइंट है प्रोफेज फर्स्ट के 5 भाग होते हैं। प्रोफेज फर्स्ट के कितने भाग होते हैं? तो इसमें देख लेते हैं 5 भाग होते हैं। तो देख लेते हैं उनके नाम। नंबर 1 पे आता है हमारा लिप्टोटीन, और दूसरे नंबर पे हमारा आता है जाइगोटीन, और नंबर 3 की बात करते हैं तो पैक्टीन पैकीटीन, और नंबर 4 की आती है तो डिप्लोटीन। नंबर 5 पे हमारा क्या आता है? डाइकाइनेसिस। और हम देख लेते हैं क्या आता है। नंबर 5 पे आता है पैकीटीन, नंबर 4 पे आता है डिप्लोटीन, और नंबर 5 की बात करते हैं डाइकाइनेसिस। प्रोफेज में जितनी अवस्थाएं होती हैं वो यहाँ पर छूट जाती हैं। यहाँ पर सिर्फ पैकेजीन से प्रश्न आ सकता है। चलिए हम बात करते हैं नंबर 3 वाले की। थर्ड अवस्था की बात करते हैं जिसे कहते हैं पैकेजीन। यहाँ देख लेते हैं किसकी बात करते हैं। पैकेटीन की बात करते हैं। यहाँ जो है, यहाँ क्रशिंग ओवर क्या होता है तो देख लेते हैं। यहाँ आपको हम डायग्राम से समझाते हैं। तो देख लेते हैं डायग्राम के साथ। क्रोमोसोम में ये घटना पाई जाती है। तो देख लेते हैं, मान लीजिए एक क्रोमोसोम में ये वाला है जो पार्ट, दूसरा जो गुणसूत्र ये वाला है। मान लेते हैं एक ये हमारा हो गया और दूसरा हमारा ये वाला हो गया गुणसूत्र। अब ये दोनों गुणसूत्र में क्या करते हैं तो देख लेते हैं। ये दोनों गुणसूत्र क्या करते हैं तो ये जोड़े बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जोड़े बनाते हैं। किस तरह पास आएंगे तो देख लेते हैं। ये जोड़े बनाएंगे, ये वाली संरचना देख लीजिए ना, ये जोड़े बनाएंगे, और ये वाली घटना होने के बाद जब ये एक दूसरे से अलग होने की घटना करेंगी तब यहाँ पर कुछ इस तरह की घटना हो जाती है, जैसे कि ये। तो ये अपने हिस्से चेंज कर लेते हैं। इससे नए गुण का विकास होता है। इससे क्या होता है? नए गुण का विकास होता है। और इस घटना को क्रॉसिंग ओवर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? क्रॉसिंग ओवर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो नए गुणों का विकास होता है तो देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, ये जो नर होते हैं और ये जो मादा होते हैं, एक ये हमारा हो जाएगा मेल और ये दूसरा हमारा हो जाएगा फीमेल। दूसरा क्या हो जाएगा? फीमेल। मानव की हर प्रजाति के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है तो 46 होती है। कितनी होती है? 46। नर से क्या आएगा तो नर से शुक्राणु, और ये शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। कितनी होती है? 23 होती है। और मादा में क्या आएगा? अंडाणु, और अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं तो इसमें भी हमारे कितने होते हैं? 23, मतलब 23। अब यहाँ पर बात की जाए कि यहाँ पर बात करते हैं एक्स वाई शुक्राणु के लिए बोला जाता है, और एक्स एक्स होता है अंडाणु के लिए। किसके लिए होता है? अंडाणु के लिए। अंडाणु के लिए बोला जाता है। अब इनसे उत्पन्न संतान होगी। से यहाँ से उत्पन्न संतान होगी तो अलग अलग होगा। यहाँ से वाई
यहाँ से x और यहाँ से y। अब नर का एक गुणसूत्र जाकर क्रिया करेगा, उत्पन्न संतान हमेशा क्या होगी? मादा। यहाँ से जब क्रिया करेगा तो उत्पन्न संतान वाली क्या होगी? मादा। उत्पन्न संतान मादा होगी। अब जब ये वाई क्रिया करेगा तो उत्पन्न संतान हमेशा क्या रहेगी? फीमेल, मतलब नर रहेगी, हमेशा नर ही होगी। यहाँ पर वापस बच्चों में क्रोमोसोम 46 हो जाएंगे। तो यहाँ विभाजन इसलिए पाया जाता है कि सभी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या एक समान हो। क्या हो? एक समान हो। तो यहाँ से ये क्रिया करेगा और फिर ये जो है x जो है, x जो x से क्रिया करेगा और फिर इसके बाद y जो है, ये y ये x का साथ क्रिया करेगा, फिर y ये भी x के साथ क्रिया करके। तो इसका मतलब ये है, ये विभाजन इसलिए पाया जाता है कि सभी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या एक समान हो। तो आज का सेशन यहीं तक था। आज का सेशन हमारा यहीं तक था। कल जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी ऊतक मतलब टिश्यू। ये कल का टॉपिक रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।